नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, गुलाम वंश हम कर रहे थे शुरू। गुलाम वंश का मतलब 1206 से 1290 ईस्वी तक चल रहा था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के आज हम रज़िया सुल्तान को पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक, जो कि गुलाम वंश की 5वें नंबर की शासिका बनी थी। तो चलिए दोस्तों रज़िया सुल्तान को पढ़ते हैं। रज़िया सुल्तान टोटल 3 साल 6 महीने 6 दिन तक गद्दी पर बैठी थी दोस्तों, 1236 से 1240 ईस्वी तक। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? एचएससी के अनुसार एडवांस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो रज़िया सुल्तान प्रथम महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका या भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी दोस्तों। और इसने सड़कें बनवाई, शिक्षा आदि का प्रबंध किया, पुस्तकालय आदि खोले रज़िया सुल्तान ने। और इसको शासक बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, क्योंकि इल्तुतमिश की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद गद्दी पर मेरी बेटी रज़िया सुल्तान बैठे। तो उनकी वजह से उनका सेनापति था बलबन, जिसने रज़िया को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके भाइयों ने हर वक्त गद्दी पर बैठने से इसको इनकार किया था, लेकिन बलबन की वजह से ये गद्दी पर बैठ चुकी थी। और बुर्गा त्याग कर पुरुष पोशाक पहनने लगी रज़िया। तो बुर्गा मतलब पर्दा, जो मुंह के ऊपर पर्दा होता है, उस पर्दे को त्याग कर रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी। और इसके भाइयों ने फिर विरोध कर दिया और बलबन ने उसको शांत करवा दिया। इसी वजह से रज़िया सुल्तान काफ़ी चर्चित रही। आगे बढ़ते हैं। रज़िया सुल्तान ने हाथी और घोड़ा आदि का प्रयोग करने लगी। घोड़ों पर बैठकर ये दरबार में जाने लगी। तो इसके भाइयों ने फिर विरोध किया और बलबन ने शांत करवा दिया कि ये लड़की होकर घोड़े पे बैठती है, ये बात तो कुछ जचने वाली नहीं। इसलिए बलबन ने लोगों को समझाया और फिर शांत करवा दिया। और इसके भाई फिर बैठ के नाराज़ होकर, अब रज़िया सुल्तान ने याकूत था दोस्तों रज़िया सुल्तान का, जो इसके पिताजी इल्तुतमिश के द्वारा इसके साथ छोड़ा गया था एक इसकी रक्षा के लिए। उसको रज़िया सुल्तान ने याकूत को आमिर ए आखूर की उपाधि प्रदान की। आमिर ए आखूर, जो सारा देख रेख, मतलब ये रज़िया का सुल्तान बनने के बाद जो भी मतलब देख रेख का काम करता था वो याकूत, उसको आमिर ए आखूर की उपाधि प्रदान की थी। याकूत हबसी जाति का था दोस्तों, अबसी नहीं हबसी जाति का गुलाम था याकूत, जो कि रज़िया के दरबार में रहता था। और रज़िया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। ये दोस्तों अल्तुनिया से हुई नहीं थी, मतलब वैसे तो माने तो आप, लेकिन इसका एक कारण था। अगर मैं लाइव तो होता तो आपको बताता सही तरीके से दोस्तों, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ, समझ लेना आप। क्योंकि रज़िया जब बचपन में पढ़ती थी, मतलब कुछ भी मान लो स्कूल वगैरह या कोई और तरीके से, तो बचपन का प्रेम था अल्तुनिया का। अल्तुनिया कहाँ का सरदार था? बठिंडा का सरदार था अल्तुनिया। और ये बचपन का प्रेम था अल्तुनिया के साथ रज़िया का। और बचपन में जब इल्तुतमिश को पता चला तो इसने रज़िया को दरबार में रखा और इसके साथ याकूत को रखा। तो पिताजी के द्वारा मतलब प्रेम भाव चुना गया वो याकूत था। और रज़िया ने इसके साथ शादी की अल्तुनिया के साथ। वो याकूत की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा कारण था इसका, तब जाके ये अल्तुनिया से शादी की। 1240 ईस्वी में रज़िया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कैथल में कर दी गई, क्योंकि ये बठिंडा गई हुई थी रज़िया अल्तुनिया के पास। तो इसके भाइयों ने पीछे से विरोध कर दिया। और जब अल्तुनिया को पता चला भाई शादी के लिए, तो इन दोनों ने मिलकर शादी कर ली। और वहाँ से जब ये दिल्ली सल्तनत की तरफ वापस चले तो
रास्ते में ही डाकुओं द्वारा कैथल के पास हत्या कर दी गई, लेकिन डाकुओं द्वारा हकीकत में नहीं की थी, ये इसके भाइयों के द्वारा की गई थी इसकी हत्या। ये चाल थी बहुत बड़ी रजिया के खिलाफ, ताकि गद्दी पर आने वाले टाइम में उस रजिया के भाई जो गद्दी पर बैठ सकें। उसके बाद 1240 से 1242 ईस्वी तक रजिया सुल्तान के बाद इसका भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठा। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा और 1242 से 1246 ईस्वी तक बहराम शाह के बाद इसका भतीजा मसूद शाह गद्दी पर बैठा, जो कि मसूद शाह है वो फिरोज शाह का पुत्र था। रजिया सुल्तान का भाई था फिरोज शाह, उसका पुत्र था ये मसूद शाह, जो बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा। और ये नामात्र के शासक थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं किया, बस वैसे ही टाइम पास किया था। 1246 से 1266 ईस्वी तक मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। ये कुछ शासन किया इसने, लेकिन यह भी नामात्र का शासन चला। और इसने नसीरुद्दीन महमूद ने 20 साल के राज में बलबन को प्रधानमंत्री बनाया और 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की हत्या बलबन ने कर दी, क्योंकि बलबन ने तो करनी ही थी दोस्तों, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक बलबन गुलाम वंश का कभी सेनापति कभी कुछ और आखिर के अंदर मतलब सभी चले गए और एक नसीरुद्दीन महमूद बचा। इसने सोचा बलबन ने क्यों ना मैं ही दिल्ली सल्तनत का शासक बनूं, तो इसने 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की हत्या कर दी और बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और अगर देखें बलबन तो ये शुरू से लेकर अंत तक सुल्तान बन गया। शुरू में ये गुलाम था, गुलाम के बाद आमीर आखूर अस्तबल का प्रधान जिसे कहते हैं, सेना पशु हथियार आदि बलबन के अंडर में थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नसीरुद्दीन महमूद ने बनाया और उसके बाद सुल्तान बना, आखिर में सुल्तान बन गया। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही 2 नियम लागू किए, सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब है अगर मैं कहीं भी मिलूं तो सलाम करो। पाबोस का मतलब मिलना है तो पेट के बल मिलो। अगर राजा से मिलना है, बलबन राजा था तो बलबन से मिलना है अगर किसी को तो पेट के बल मिलो। पाँव चूमना आदि इसने नियम लागू किए, क्योंकि ऐसे तो कोई राजा का रोल ही नहीं था उसके अंदर, इसलिए इसने ये सिजदा और पाबोस के 2 नियम लागू किए। 40 लोगों की बैठक जिसे तुर्कान ए चहलगान कहते थे, तुर्कान ए चहलगान 40 लोगों की बैठक जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुई थी, तुर्कान ए चहलगान। इन 40 लोगों को तुर्कान ए चहलगान एक तुर्की संगठन था, इसको बलबन ने कहा कि तुम मेरे को इस दरबार में कहीं भी दिखे, 40 लोगों को कहा कि अगर तुम में से कोई भी इस दरबार में दिखा तो मैं आपकी हत्या करवा दूंगा। इसके बाद बलबन ने 40 लोगों का संगठन बंद करवा दिया और नवरोज़ त्यौहार जिसे बलबन ने शुरू किया। और बंद किसने करवाया था नवरोज़ त्यौहार? ये औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने बंद करवाया था। उसके बाद बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें इसका पुत्र महमूद मारा गया। और महमूद के मरने के बाद बलबन ने मंगोलों से बदला लेने के लिए 3 नीति अपनाई। 3 नीति कौन कौन सी थी दोस्तों, वो पढ़ते हैं हम। लोह एवं रकत की नीति किसने अपनाई? ये बलबन ने अपनाई थी। दुर्ग नीति, किले बनवाए, दुर्ग नीति का मतलब किले आदि का निर्माण किया, ये दुर्ग नीति बलबन ने लागू की। और दीवान ए अर्ज, यह एक विभाग था जिसके अंडर में लोग काम किया करते थे, दीवान ए अर्ज। बलबन के 2 पुत्र थे, महमूद और बुगरा खान। महमूद तो मारा गया और बुगरा खान बचा। तो महमूद का पुत्र था 1286 से 1287 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु के बाद महमूद का बेटा खुसरो गद्दी पर बैठता है और खुसरो की हत्या के बाद
खुसरो की हत्या केकूबाद ने कर दी थी और 1287 से 1290 ईस्वी तक केकूबाद गद्दी पर बैठा। केकूबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और केकूबाद किसका पुत्र था? ये बुगरा खां का पुत्र था। केकूबाद के मृत्यु के बाद कैमुर्स गद्दी पर बैठा। केकूबाद की मृत्यु का कारण था दोस्तों, क्योंकि गद्दी पर बैठने के बाद इसको लकवा हो गया था और इसने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो कैमुर्स था ये गद्दी पर बैठा। ये ओनली उस टाइम 3 ईयर्स का था, 3 साल का था ये कैमुर्स। और गद्दी पे पता ही है आपको भाई कैसे बैठेगा, 3 साल का बच्चा क्या समझे क्या करना है क्या नहीं, तो इसको कुछ पता नहीं था। और इसका सेनापति था एक जलाल खिलजी। कैमुर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स था। कैमुर्स का सेनापति जलाल खिलजी था। और 3 साल के बच्चे को पता ही है कोई शासक तो बनने वाला था ही नहीं, तो इसकी हत्या, कैमुर्स की हत्या जलाल खिलजी ने कर दी। जलाल खिलजी ने करने के बाद जलाल खिलजी ने हत्या कर दी। तो उसके बाद दोस्तों गद्दी पे बैठेगा कि नए वंश के साथ खिलजी वंश की स्थापना करेगा जलाल खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी तक, जो कि सबसे छोटा वंश था। उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। तो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, एग्ज़ाम क्यू के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हमारे फेसबुक पेज एग्ज़ाम क्यू को भी आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।